नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। अब इसका इलाज सिर्फ यही है, या तो हम सिस्टम को डाइवर्सिफाई करें, राइस और व्हीट के बीच में दूसरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाएं और जब ये उनके साथ ये ख़त्म हो जाता है बिना हर्बिसाइड डाले, या अगर आप साल में 2 ही फसल लेना चाहते हैं, राइस और व्हीट, तो उसमें आपको ये हर्बिसाइड का या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। और वो उसको इस्तेमाल करने के लिए अब सिर्फ 2 दवाई हैं, एक है लीडर और दूसरा है सेंकोर, जिसको इस्तेमाल करने से करीब 30 या 35 दिन के बाद जब पत्ती की स्टेज 2 या 3 पत्ती की ये खरपतवार हो जाए, उसमें आप स्प्रे करें। करीब 500 से लेकर 750 लीटर पानी का इस्तेमाल करें सेंकोर के साथ प्रति हेक्टेयर, और लीडर के साथ 100 लीटर पानी भी बहुत होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये दोनों वीडिसाइड आप इसको में इस्तेमाल करें तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। जिस एरिया में कॉटन लिया जाता है वहाँ तक अक्सर गेहूँ की बुआई लेट हो जाती है, तो ऐसे ही हालत में हम उसके लिए हमारी जो किस्में हैं वो भी बदल जाती हैं। तो जो देर से बोई जाने वाली गेहूँ की किस्में हैं वो है PBW 373। इसमें हमने 373 ही लगाई गई है। इसके अलावा भी कई किस्में हैं, जैसे PBW 435 है, एक राज 3765 है, राज 3765 और एक राज 3777। ये 4-5 ऐसी किस्में हैं जो गेहूँ को देर से बोने के बाद भी वो करीब 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार दे देती हैं, जबकि जो समय से बोने वाली फसलें हैं वो हमारी 55 या 60 या कभी कभी 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती हैं, लेकिन देर से बोने वाली में कुछ कम हो जाता है। ये जो वैरायटी PBW 373 हमने बोई है, जो देर से बोने वाली है, इसको हमने 27 नवंबर को बोया था और अब ये करीब करीब इरिगेशन की स्टेज पे पहुंच गई है। अब हम इसे पहली सिंचाई इसमें देने के जो 21 दिन के बाद क्राउन रोट स्टेज पे दी जाती है, वो इसकी अवस्था आ चुकी है। फर्टिलाइज़र 2 हिस्सों में दिया जाता है। पहला आधी जो खुराक है नाइट्रोजन की, नत्रजन की जो आधी है वो बुआई के समय पे दी जाती है, और आधी जो है वो पहली सिंचाई के बाद दी जाती है। जब पहली सिंचाई के जब 5-7 दिन उसमें खेत में पैर टिकने लायक हो जाए तो उस समय हमें यूरिया का ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए, यूरिया का छींटा दे देना चाहिए, और वो दूसरी खुराक होती है उसकी नत्रजन की। इस क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे हैं जो धान की 2 फसल लेते हैं, उसमें से दूसरी फसल जो होती है वो बासमती राइस होती है, और बासमती राइस को काटने के लिए कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो जहाँ बहुत देर हो गई है और नवंबर का महीना पूरा बीत चुका है, तो उस ऐसे क्षेत्र में
दिसंबर में के आखिर तक भी हम ये बुआई कर सकते हैं जो अत्यधिक लेट होती है। उसके लिए जो वैरायटीज़ हैं वो भी लैंड प्रिपरेशन के लिए ये है जो हम जिसमें हम देर से हो गए। अगर हम जीरो टिलेज टेक्निक, एक पंतनगर यूनिवर्सिटी ने एक नई मशीन निकाली है और हम लोगों ने भी यहाँ एक नया रोटोवेटर कम ड्रिल एक नई मशीन की इजाद की है। अगर इन दोनों मशीनों से का इस्तेमाल किया जा सके तो हम कम से कम 8 से 10 दिन अपनी बुआई को पहले कर सकते हैं, उसमें एडवांस हो जाता है उससे। क्योंकि जो लैंड प्रिपरेशन में समय है और या प्री जो पलेवा हम देते हैं बुआई के लिए मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर लाने के लिए, वो समय हम उसकी बचत कर सकते हैं। आज हम अपने देश में करीब 7 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और इसका अधिकांश हिस्सा तो हमारे रसोइयों में चपातियों का रूप धारण कर लेता है। पर इन दिनों गेहूं के औद्योगिक इस्तेमाल में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरतें अलग अलग हैं और इन्हें ध्यान में रखते हुए करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान निदेशालय ने एक ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया। आइए देखें वहाँ क्या क्या चर्चाएं हुई इस विषय पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरियाणा में करनाल के गेहूं अनुसंधान निदेशालय में 13 से 22 दिसंबर तक एक ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया, जिसमें गेहूं के उत्पादों से संबद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। ट्रेनिंग कोर्स में उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर एस.एल. मेहता मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। भोजन का मुख्य अंश गेहूं पौष्टिकता से भरपूर भी है। इसके अलग अलग इस्तेमाल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित हुआ है, जिसके उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने में उन्नत टेक्नोलॉजी और नई मशीनें मदद दे रही हैं। कोर्स के स्वरूप और फायदों के बारे में बता रहे हैं परियोजना निदेशक डॉक्टर एस. नागराजन। आपको याद होगा कि जब उन्नत प्रजातियां जिसको हरी क्रांति कहते हैं मेक्सिकन व्हीट ले आए थे, दाना जो है ज़्यादा लाल रंग का था और उसके आटा जो है उंगली में चिपकते थे और रोटी के काबिल नहीं रहा। लेकिन उस वक़्त अनाज की कम उत्पादन होने की वजह से हिंदुस्तान में हम लोग उसको जो है कल्टीवेट करना पड़ा। लेकिन आज स्थिति ये है कि थ्रू रिसर्च हमने काफ़ी तरक्की ले आए। जो आजकल की गेहूँ है ये तो सोना जैसी है और दाना खड़क है, और इसके अलावा ये जो रोटी का चपाती की क्वालिटी है इसमें काफ़ी अंतर है। और हिंदुस्तान में तकरीबन 4 मिलियन टन अनाज जो है बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए रोल फ्लोर मिल के माध्यम से मैदा बनाते हैं। बाकी 6 मिलियन टन चक्की में जो देसी अपनी रोटी और तंदूरी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये आशा है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ रहेगा और जिसके लिए क्वालिटी में तरक्की आने की ज़रूरत है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्वालिटी वैज्ञानिक है उनकी शिक्षा दे रहे हैं नए इक्विपमेंट में, नए मेथडोलॉजी के बारे में। और यहाँ पर हमने तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपया की इन्वेस्ट कराकर जिसे विदेशी देशों में है उस तरह का मशीनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट ला रखे हैं। और इस प्रोग्राम में और भी बात यह है कि हमारी सरकारी वैज्ञानिक के अलावा हमने प्राइवेट कंपनी में जो वैज्ञानिक है उनको भी साथ में लाए, ताकि कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सिस्टम साथ में काम करने में और रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है और ये दूसरे से भी सीख सकते हैं। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की जो वैराइटीज़ हैं जो हमने मध्य प्रदेश में, पंजाब में इस वक्त उगा रहे हैं, ये तकरीबन इंटरनेशनल क्वालिटी तक पहुँच गया। और इसको इंटरनेशनल क्वालिटी में ग्रेड 1 या ग्रेड ए ग्रेड बी कहते हैं। हमारे गेहूँ जो है कम से कम बी ग्रेड ए ग्रेड में तो आ जाते हैं। तो आशा है कि इस तरह का रिसर्च के माध्यम से और कुछ जो डबल रोटी खुलते हैं, डबल रोटी की जो स्वाद है, वो ऊपर की जो कलर है, बिस्कुट की जो टेस्ट है, इसमें समझिए कि हमने कुछ तरक्की कर देते हैं।
इसमें इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। आगे आशा है कि हमने व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी 1-2 मिलियन टन अनाज व्यापार कर कर फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। सरपंच रुक्मिणी देवी के देवर जसवंत सिंह की सदा यही सोच रहती है कि वे किस तरह अपने बड़े भाई के घर में फूट डालें, ताकि रुक्मिणी देवी अपने घर की समस्याओं में ही उलझ जाए और उनका ध्यान गांव के कल्याणकारी कामों से भटकता रहे। आज तो वे उन्हीं के छोटे बेटे रमेश की सिफारिश लेकर उनसे मिलने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या मोड़ लेती है हमारी धारावाहिक महिला सरपंच की ये कहानी। भौजी, इसमें मुझे तो कोई हर्ज नजर नहीं आता। हर्ष की तो कोई बात ही नहीं है जसवंत। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। वही तो भौजी, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। अब देखो ना, आपके बेटे की सोच आपसे अलग है। जवान बेटा है, जाना चाहता है तो उसे जाने दो। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी मानो भौजी, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इसमें जिद की तो कोई बात ही नहीं है जसवंत सिंह। जिद तो बच्चे किया करते हैं। मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। वो नहीं समझ रहा कि उसके लिए क्या ठीक है। ठीक तो वही होता है भौजी जिसमें आदमी का मन रमे। अब बेमन से किया हुआ काम तो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई, मेरा तो फर्ज था आपको कह दिया, आगे आपकी मर्जी। हाँ जसवंत सिंह, इस घर का भला बुरा तुम नहीं सोचोगे और कौन सोचेगा। बात क्या है अम्मा? अरे इससे पूछो, इतनी दफा मना किया है कि जसवंत के घर मत जाया करो, फिर गया था या नहीं? बोल। पर बात क्या है अम्मा? चाचा तो कब के बाहर गए हैं। मुझे पता है कि जसवंत यहाँ पर नहीं है। फिर तू वहाँ क्यों गया था? बोल। उस हरदयाल से मिलने के लिए ना? मैं सब जानती हूँ तू कहाँ जाता है, क्या करता है, राई रत्ती की खबर है मुझे। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, ऊपर देख। बहुत दिन हो गए देखते हुए मेरे को इस घर में क्या हो रहा है। आज जब पानी सर से ऊपर हुआ तब मुझे कहना पड़ रहा है। आज तो इस बात का खुलासा हो ही जाए। ये क्लेश जो चोर बनकर मेरे घर में घुस आया है ना, इसे तो मारना ही पड़ेगा। अम्मा, आप बैठो ना, खड़ी क्यों? देखा कितना फर्क है तुम दोनों में। बड़ों की इज्जत करना, अदब करना ये सिखाना नहीं पड़ता किसी को। खैर जो हुआ सो हुआ। अब तुमने ये गांव में आकर के क्या आफत मचा रखी है? अरे गली मोहल्ले के कुत्ते भर से तूने शहर जाने की सिफारिश करने को कहा है। मैं तभी चुप रही। ये गीता और महेश तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने के लिए शहर तक दौड़े गए हैं तुम्हारे साथ में, और तुम इतने नाशुक्रे हो कि इन्हीं से झगड़ा करने लगे हो। मैंने कब झगड़ा किया है इनसे? अच्छा, मंगलवार को शाम को झगड़ा नहीं किया तुमने? क्यों महेश? अब छोड़ो ना अम्मा, बच्चा है। अरे बच्चा काहे का? इसने जो हरकत की है वो तो तुम्हें पता ही नहीं। कल शाम को जसवंत आया था, जानते हो क्या कह रहा था? कहता है कि मैं जिद कर रही हूँ और इसे शहर नहीं जाने दे रही। अरे अगर मैं ऐसी जिद करने वाली होती तो क्या तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने देती? हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं और ये सबसे कहता फिर रहा है कि हम इसको जबरदस्ती बांधे हुए हैं यहाँ पर। इतने दिन हो गए हैं तुम्हें शहर से आए हुए, एक दिन भी खेत पर जाकर देखा है कि क्या हो रहा है? तुम्हें तो मटर गश्ती करने से ही फुर्सत नहीं है। अरे काम करने वाले लोगों के पास में फालतू वक्त नहीं होता इधर उधर की बात हाँकने को, और बेकार लोग इधर उधर की हाँकते फिरते हैं। एक निठल्ला जसवंत और ऊपर से मिल गया तू। अरे उसकी सोबत में रहा ना तो पढ़ाई लिखाई भूलकर इधर उधर की लड़ाइयाँ करवाता रह जाएगा तू। अरे जो तेरा सगा बना बैठा है ना, काम निकलने के बाद लात मार के तुझे अलग कर देगा। ये प्यार व्यार सब ताक पे रखा रह जाएगा। वो तुम्हारे घर कला करवा करके इस घर को बर्बाद कर देना चाहता है। अरे इतना ही काम करवाने वाला होता तो अपने साले को ना कहीं लगवा देता। बस अम्मा, अब रहने दो, आगे से ऐसा नहीं करेगा। बस अम्मा जी, आगे से इसकी शिकायत नहीं आएगी। अरे शिकायत? परसों तो ये तेरे साथ झगड़ रहा था। क्यों? ये मत समझना कि मुझे पता नहीं चलेगा।
झगड़े की वजह भी मैं जानती हूँ। और तू भी सुन ले, दोबारा तुम्हारी ऊंची आवाज़ मैंने इस घर में सुनी तो वो हश्र करूँगी, तो याद रखेगा, समझा? अरे ये तेरी भौजाई, ये तेरा सिफारशी पिट्ठू बने सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती है, इसे क्या लालच है? इसे क्या मिलने वाला है? तू कोई मेडल दे रहा है इसे क्या? चलो अम्मा जी से माफी मांग। जानता है तेरी ऐसी बातों से अम्मा का दिल कितना दुखता है। ये लो, ये भी लो। इसमें क्या है मेरे अम्मा? पीछे मत आना। अम्मा, पर बात क्या हुई? अरे इससे पूछो जो जायदाद में हिस्सा मांग रहा है। यहाँ नहीं, जसवंत के घर में बैठकर इसके प्लान बना रहा है। तो मैं क्या करता? इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? देखा, सुन लिया? क्यों रमेश, तूने हिस्से की बात की, वो भी परायों के घर में जाकर? अरे पागल, मुझसे कहता। अरे वाह, हम लोग मर गए हैं क्या जो अभी से बंटवारों की बात कर रहे हो? नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो... तुम्हारा मतलब कुछ भी रहा हो, पर इसका वो मतलब नहीं है। जानते हो, ये जसवंत के घर में बैठ कर के प्लानिंग करता है इस चीज की। अपना हिस्सा मांग रहा है ताकि इसका हिस्सा जसवंत के पेट में पड़ जाए। उनके पेट में क्यों डाल? मैं खुद खर्च करूंगा। अच्छा, देखा, असल बात सामने आई नहीं आई। मेरा बेटा इतना खुद मुख्तार हो गया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आगे तेरे क्या प्लान है, जरा मुझे तो पता चले। क्या बोलूं? एक घर लूंगा, एक मोटर लूंगा, बाकी पैसा कारोबार में लगा दूंगा। बस इतनी जल्दी बस हो गया? घर देखा है क्या? हरदयाल अंकल कह रहे थे कि वो घर दिला देंगे, और जब तक घर नहीं मिलेगा तो मैं उनके फ्लैट में रह लूंगा। वाह, अब बोला ना असल बात। ये अपना हिस्सा लेकर उनके पास जाकर रहेगा, वो इसका माल खाएंगे और ये उनके टुकड़े तोड़ेगा। वाह, इतनी सब तैयारी हो चुकी है और हमें खबर भी नहीं। बेटा तू तो काम करता है और ये आवारागर्दी करता है। मेहनती आदमी आराम की नींद सोता है और आवारागर्द हवाई किले बना करके जीतता है। अच्छा, ये तो तूने बताया नहीं कि हरदयाल सिंह के साथ मिलकर के कारोबार क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ मिलकर के धोखे से लोगों की जमीनें हड़पने का धंधा तो नहीं करने वाला? बोल, तेरे मुंह में क्या है? कुछ नहीं। तो फिर बोलता क्यों नहीं? अरे हम तो तेरे घर के हैं, हमें तो जवाब दे। जा महेश, जा करके पटवारी को बुला करके ला। क्यों, क्या जायदाद का बंटवारा नहीं करना क्या? पर बापू... अरे बापू के आने तक तो शायद मैं नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहो अम्मा। अरे ऐसी बातें घर में होंगी तो क्या जी नहीं जलेगा? मुझे तो पुरखों की हवेली और जायदाद मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। क्या कमी रह गई थी इसको पालने में? इसने जो कहा वो किया। उन्होंने भी देखा कि बाप यहाँ है नहीं, इसका जो फायदा उठा सकते हैं उठा लें। मरे जा रहे हैं जब से मैं सरपंच बनी हूँ, रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखते हैं। महेश, एक काम कर, इसे बोल यहाँ से चला जाए। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। जब तक तेरे बापू नहीं आ जाते, इसको बोलो वहीं रहे। देखती हूँ कब तक वो तेरे को अपने घर में रोटियां बना करके खिलाते हैं। 4 दिन में असलियत सामने आ जाएगी। अब बात खत्म भी करो। बात खत्म हो जाएगी। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। अरे काहे का हिस्सा? तूने क्या काम किया जिसका हिस्सा मांग रहा है? क्या खेत में काम किया है, चौकीदारी करी है? हैं? हिस्सा किस चीज का मांगता है? हिस्सा तो उसका होता है जो घर में काम करता है, समझा है? जब काम करेगा तब हिस्सा भी ले लेना। इसको बोल यहाँ से चला जाए, अपना काला मुंह लेकर दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। अब ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। इसने इस घर में रहना है तो काम करेगा तो इसको रोटी मिलेगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे घर में बड़ी मेहनत की कमाई है, समझा है? जसवंत सिंह, अब तक तूने जो भी किया मैं चुप रही। इस बार तुम्हारी गर्दन के खम को ऐसा झटका दूंगी कि जिंदगी भर सर उठाकर चलने लायक नहीं रहोगे। इस बार तुमने रुक्मणी के कलेजे पर चोट की है।